So the topic that we are going to discuss is today, basically it is PDLC. In a short form, we can say it is called Program Development Life Cycle. बेटा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम किसी भी प्रोग्राम की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। यानी किस तरह से कोई सॉफ्टवेयर बना है, कैसे हम उसको डेवलप करते हैं, किन स्टेजेस से गुजर के उसको हम डेवलप करते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, ओके, एंड हाउ टेस्ट द सॉफ्टवेयर, एंड आफ्टर दैट what we are going to do. So basically the point is कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर हम देखें, लेट्स सपोज, तो जब भी आप कोई चीज डेवलप करते हो, कोई चीज बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कार की ही बात करें, तो ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी के अंदर अगर हम कार को बना रहे हैं तो कोई 10-12 लोग या 20-50 लोग मिलके जो है ना वो एक गाड़ी बना देते हैं मिलके, विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी रेगुलेशंस। ऐसा नहीं होता। उसके बनाने के, उसके मेकिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं, जिसमें कुछ रिसर्चेज होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आप अप्लाई करते हो। तो अगर हम बात करें बेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो एनालिसिस हमारे पास एक पहला स्टेज होता है। क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो बेटा, तो डेवलप करने के बाद उसको क्या करोगे, बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। और ये थ्रू आउट जब तक वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो हम क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, उसके अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, उसके अंदर अपग्रेड कर रहे होंगे। सही है। सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी शुड नो कि एनालिसिस क्या होता है। ये पहला स्टेज कहलाता है अपना। बेटा पहला स्टेज जो होता है वो होता है एनालिसिस का। एनालिसिस का बेटा मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। यानी कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आप उस प्रॉब्लम को पहले क्या करोगे बेटा, आइडेंटिफाई करोगे, फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात करोगे। तो इस फेज को बेसिकली कहा जाता है बेटा यूजर रिक्वायरमेंट्स फेज। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम कलेक्ट कर रहे होते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट्स को, कि यूजर जो है वो किस तरह से काम कर रहा होगा, यूजर किस तरह से जो है ना, मतलब यूजर की जो जो बेसिकली सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहा है वो यूजर के बारे में डिटेल्स बताएगा कि कैसे वो यूजर उसको यूज करेगा, या उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करें। जब बेटा एनालिसिस हो जाएगा, हम उस सॉफ्टवेयर की डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे, यूजर रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लेंगे कि सॉफ्टवेयर को क्यों बनाना है, क्या पर्पस है, क्या डिटेल्स है। तो बेटा फिर हमारे पास आ जाएगा डिजाइन एरिया। बेटा डिजाइन एरिया के अंदर अगर आप चले जाएं, तो डिजाइन एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आपने बनाई है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है। यानी कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई होंगी, ये हम डिजाइन एरिया के अंदर देखते हैं। इस डिजाइन के अंदर, यानी क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन यानी कि कोई भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो सोल्यूशन के लिए 3 अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे एक चीज कहलाती है स्ट्रक्चर डायग्राम, एक कहलाता है बेटा हमारे पास फ्लो चार्ट, और एक बेटा हमारे पास कहलाता है सूडो कोड। तो 3 अलग अलग एरियाज हैं, इन तीनों को हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में तीनों चीजें हैं। हमारे पास बेटा स्ट्रक्चर डायग्राम भी है, फ्लो चार्ट भी है, और सूडो कोड भी है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज 3 मेजर टॉपिक्स। तो डिजाइन और सॉल्यूशन के अंदर हमने इन तीनों एरियाज को क्या करना होता है, कवर करना होता है। सही है। तीनों को हमने डिस्कस करना होता है, यानी उस सॉल्यूशन को तीनों लेवल के ऊपर हम कवर करते हैं, देखते हैं उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का हो सकता है। स्ट्रक्चर डायग्राम में अलग काम होता है, फ्लो चार्ट में अलग काम होता है, सूडो कोड में अलग काम होता है। फिर बेटा हमारे पास जो एरिया आता है विच इज कॉल्ड कोडिंग, के सूडो कोड वगैरह लिखने के बाद, फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर डायग्राम के ऊपर डिस्कशन होने के बाद, हमें क्या करना होता है बेटा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना होता है बाय यूजिंग दी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर लिया सूडो कोड लिख के, भाई ठीक है सिस्टम इस तरह काम करेगा। सो अब कोडिंग वाले फेज में डेवलपर को हम इन्वॉल्व करेंगे, और वो डेवलपर बेटा क्या करेगा, वो कोड लिखेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप पाइथन पे काम करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आप जो है वो लेट्स सपोज
जावा पे काम करवा रहे हो, ठीक है, या आप जो है वो विजुअल बेसिक पे काम करवा रहे हो, ठीक है, किसी पे भी आप काम करवाओगे वो कोडिंग के अंदर आ जाएगा। फिर बेटा कोडिंग होने के बाद फिर हमने क्या करना है, टेस्टिंग पे काम करना। टेस्टिंग क्या होती है कि यूजर की रिक्वायरमेंट करने के बाद, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई यूजर ने जो काम कहा था, जिस पर्पस के लिए हमसे बात हुई थी, तो क्या वो पर्पस जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीज बेटा बड़ी जरूरी होती है। तो टेस्टिंग क्यों जरूरी है, टेस्टिंग इसलिए जरूरी है कि जो यूजर रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट की थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो कैलकुलेटर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि उस कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी सही काम नहीं कर रही हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। टेस्टिंग एरिया के अंदर हम देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो भी रही है या पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, कवर करना होता है। टेस्टिंग के अंदर हम यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखते हैं कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं काम। अब ये जो चार एरियाज हो गए, उसके बाद एक और एरिया भी होता है बेटा, विच इज कॉल्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की फिलहाल अभी बात नहीं हो रही है, हम आगे बात कर लेंगे। मेंटेनेंस क्या होती है, जब ये सारे फेजेस हो जाते हैं, एनालिसिस भी हो गया, डिजाइन भी हो गया, कोडिंग भी हो गया और टेस्टिंग भी हो गई, अब हमने उसकी मेंटेनेंस करनी है कि बाद में 5 साल के बाद, बल्कि बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने 5 साल, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उस सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विंडोज जब से बनी है वो जब से अब तक ऐसी ही है, उसमें चेंजेस आए हैं। अब विंडोज अपडेट होती है, एंड्रॉयड आपका अपग्रेड होता है, आईओएस आपका नया आता है, तो उसके साथ फिर कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं सॉफ्टवेयर। तो फिर डेवलपर को उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, कि यार ये जो नया iOS आया है, हमारी एप्लीकेशन इसके साथ नहीं काम करेगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अपडेट, सेंड एन अपडेट। यू विल सी कि इन एवरी एप्लीकेशन यू विल सी अपडेट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द compatibility. So sometimes there may be an error, sometimes you will see different types of errors. So that's why what we have to do, we have to work on the backups, or we have to work on the compatibility things, ताकि चीजें जो है वो, ताकि दोबारा से जो है वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से एग्जीक्यूट करे। अच्छा, डिजाइन में बेटा क्या होता है, डिजाइन में ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। कि जो हमने, जैसे लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट ये है कि यार यूजर ने जो है ना वो कैलकुलेशन करनी है, और वो मोबाइल फोन के अंदर कैलकुलेशन करना चाह रहा है, और चाह रहा है कि उसको जब चाहे उसे एग्जीक्यूट कर ले। तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के डिजाइन सोल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसका सूडो कोड बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो काम करेगा। सही है। तो ये एरिया जो है बेटा वो किसके अंदर आ जाता है, ये एरिया बेटा आपका आ जाता है डिजाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले तो मैं इनकी डिटेल में जाता हूँ एनालिसिस की। बेटा एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर रिक्वायरमेंट को पूरा कर, लेकिन हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम डिस्कार्ड करते हैं। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ये बड़ा जरूरी है समझना। जब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, एब्स्ट्रक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बेटा होता ये है कि वी आर बेसिकली कीप्स द की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सो रिमूव इनवैलिड इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं एनालिसिस के अंदर, एब्स्ट्रैक्शन एक टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, काम की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको डिस्कार्ड कर देते हैं।
तो एब्स्ट्रैक्शन का जो मेजर पर्पस है वो यही है बेटा जी, कि कीप्स की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि इसके लिए बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि कभी आपने अगर गूगल मैप यूज किया है, सो यू हैव सीन कि क्या कभी गूगल मैप में ऐसा होता है कि वो बताएगा कि यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं। मैप के अंदर कभी आप जा रहे हो तो आपको देख के बताया कि भाई ये यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद हैं, यहाँ पर जो है ना वो प्राडो गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर लैंड क्रूजर गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे कोरोला है, यहाँ पर सिविक है। कुछ इस तरह लिखा हुआ आता है आपको मैप के ऊपर? नहीं आता ना। सो बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, बात खत्म। मुझे क्या करना है कि रास्ते में कौन कौन सी गाड़ियां, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। सो इसी चीज को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप key elements required for the solution of the problem. Okay, so this is all about the analysis. Then we have decomposition. Decomposition is something in which we are decomposing a problem, yani we are basically breaking down complex problem into smaller parts. So हम जो है बेटा वो क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स पार्ट को, किसके अंदर, स्मॉल पार्ट्स के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। सो होपफुली यू हैव द आइडिया कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और डिकम्पोजिशन क्या होती है। डन हो गई बात? नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिजाइन एंड देन वी आर मूविंग another concept in detail. Now, if we have found, so when we have found a problem, so now we have identified or we have to work on the solution of the problem. And in the design state, what we have to do, बेटा हमें डेवलप करना होता है किसका solution, किसका प्रॉब्लम। तो अब इसमें तीन टूल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर डायग्राम, second one is flowchart, third one is pseudocode. Okay, so these are basically three areas that we have to cover in the designing stage. Now let's talk about another point कि कंप्यूटर सिस्टम बेटा होता क्या है। देखें, हमें ये लगता है कि कंप्यूटर सिस्टम कोई कंप्यूटर डिवाइस की बात, हम ये बात करें कंप्लीट सिस्टम की, जो जिसको आप कह सकते हो कि दिस इज द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं ये बेसिकली इंडिविजुअल नहीं होते, बल्कि ये कलेक्शन होता है बेटा किसका, हार्डवेयर का। ये कलेक्शन होता है बेटा किसका, सॉफ्टवेयर का। बेटा ये कलेक्शन होता है किसका, डाटा का। ये कलेक्शन होता है किसका, कम्युनिकेशन का। और ये कलेक्शन होता है किसका, पीपल का, लोगों का। तो अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से बात करूं तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और कम्युनिकेशन और पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी वेदर स्टेशन की, जहां पर डेली टेम्परेचर हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। सो बेटा यहाँ पर जब हम डेली टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव डिवाइसेस जैसे कि सेंसर्स वगैरह लगे हुए होंगे जो कि क्या करेंगे, डाटा को नोट डाउन करेंगे। बेटा सॉफ्टवेयर होंगे जो कि उस सेंसर के डाटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और डेफिनेटली डिवाइसेस के थ्रू जो चीज हमें मिल रही होगी वो होगी क्या, डाटा होगी। और फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, डेफिनेटली लोगों को पहुंचाएंगे। आप अगर वेदर फोरकास्टिंग की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग वाले अपने पास डाटा थोड़ी रखते हैं, वो डाटा सेल करते हैं एयरपोर्ट वालों को, ताकि कोई भी जहाज लैंड हो रहा है या टेक ऑफ हो रहा है तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन हो। सही है, तो ये चीज जो है वो किसके अंदर आ जाती है बेटा, कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है। और डेफिनेटली इन सबको करने के लिए हमारे पास लोग होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, ये सारा सेटअप मैनेज कर रहे होते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बेटा वो इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, कम्युनिकेशन एंड पीपल। अब हमारे जहन में जो चीजें आनी चाहिए बेटा वो ये आनी चाहिए
कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, तो मैं उसके अंदर ये देखूंगा कि इनपुट क्या जा रहा होगा। मैं ये देखूंगा बेटा उसमें हमने प्रोसेस क्या करना है। मैं ये देखूंगा बेटा उसमें आउटपुट क्या होगा, और मैं ये देखूंगा कि उसको हम स्टोर क्या करेंगे उसमें से। तो ये 4 एरियाज होते हैं जो किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यानी कि यहाँ मैंने राइट साइड के ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है आपको समझाने के लिए, कि एक अलार्म एप्लीकेशन बनानी है। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन है, जैसे हमारे iOS के ऊपर कैलकुलेटर नहीं होता ना, आई थिंक नहीं होता है का नाम। नहीं, मेरे पास iOS नहीं। ओके, बट आई यूज इट, सो आई हैव ऑब्जर्व कि नहीं होता कुछ। पहले हो तो नहीं था, अब शायद होता हो। तो अब लेट्स सपोज अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, एक अलार्म एप्लीकेशन, तो हमने ऑप्शन रखना होगा कि भाई उस एप्लीकेशन में इनपुट क्या क्या होगा। तो हम उसमें सेट करेंगे यार इसके अंदर इनपुट का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि हम क्या सेट कर सकें, मेरा अलार्म सेट कर सकें और टाइम सेट कर सकें। ठीक है, ये चीजें क्या हो गई, इनपुट हो गई इस एप्लीकेशन के अंदर। फिर बेटा इसके बाद वो एप्लीकेशन का क्या होगा, प्रोसेस होगा, कि हर कुछ टाइम के बाद या हर सेकंड के बाद करंट टाइम और अलार्म टाइम क्या होगा, कंपेयर। सही है, ये किसके अंदर आ गया बेटा, ये प्रोसेस के अंदर आ गया। फिर बेटा हमारे पास क्या होगा, आउटपुट, कि अलार्म को हम क्या करेंगे, रिंग करेंगे। जैसे ही टाइम बराबर हो जाएगा, यानी आपका सेट टाइम और अलार्म टाइम जैसे ही बराबर हो जाएंगे, तो फौरन से बेटा क्या होगा, अलार्म जो है वो रिंग कर जाएगा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या आ गया, स्टोरेज आ गया, स्टोर फॉर द नेक्स्ट टाइम। यानी कि अलार्म अब आप सेव भी कर सकते हो कि अगर मैं 5-10 मिनट के बाद, या जो है वो रोजाना मुझे अलार्म चाहिए, सो व्हाई शुड आई सेट अलार्म ऑन रेगुलर बेसिस। वी कैन स्टोर इट एंड वी कैन यूज इट आफ्टर सम टाइम एज वेल। सो डेली बेसिस के ऊपर आपका अलार्म क्या होगा बेटा, रिंग करेगा। तो ये कहाँ स्टोर होगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। ओके बेटा, डन, नोट कर लिया इसको। अब हम आगे चलें। नाउ लेट्स मूव ऑन, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट्स। बेटा अगर आप फ्लो चार्ट की बात करें, सो इन फ्लो चार्ट्स वी हैव ट्रेस टेबल्स, we have 3 types of question basically. You have to trace the values, you have to draw the flow chart, you have to convert pseudocode to flowchart and flowchart to pseudocode. So these are 3 types of questions that you can see in your exams. कि एग्जाम्स में बेटा 3 तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आपको डायरेक्टली क्या कर सकता है, वो ट्रेस टेबल दे सकता है, आपको बेटा फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए दे सकता है, या फिर आपको सूडो कोड को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करवाएगा और फ्लो चार्ट को सूडो कोड में कन्वर्ट कराएगा। सही है, ये 3 जो है ना वो हमारे पास टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं, और ज्यादातर ट्रेस टेबल तो आता ही आता है, ड्रॉ करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है। तो आपने ये तीनों एरियाज को ही कवर करना है। मैं आपको इस चैप्टर में जो चीज पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा ट्रेसिंग द टेबल, ट्रेस टेबल पढ़ाऊंगा, कि टेबल को कैसे ट्रेस करते हैं, फ्लो चार्ट को कैसे ट्रेस करते हैं, ट्रेसिंग द फ्लो चार्ट बेसिकली, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। बाकी ड्रॉ करने वाली बात और सूडो कोड से फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट से सूडो कोड में कन्वर्ट करने वाली बात, ये आप जब पढ़ोगे, जब आप क्या कर लोगे बेटा, सूडो कोड कवर कर। सही है, सो वी हैव टाइम। ये हम हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से स्टार्ट करें, जब तक हम लोग P1 को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सही है, सो दिस इज ऑल अबाउट the types of question. Now let's say you have to draw this symbols, because ये जरूरी होते हैं ड्रॉ करने के लिए भी और ट्रेस करने के लिए।
अच्छा बेटा देखो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये ट्रेसिंग के लिए हम बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट की, ठीक है। देखिए फ्लो चार्ट ट्रेसिंग के रूल्स हैं कुछ, कि जब भी आपको ये फ्लो चार्ट इस तरह से दिया हुआ होगा, सो बेटा ये आपको स्टार्ट का बॉक्स बना हुआ है, ये आपका स्टॉप बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और फिर साथ साथ बेटा आपको ये इनपुट डाटा दिया हुआ है, जैसे 4 5 7 6 3 2, ये आपके पास क्या है सर, इनपुट डाटा है। अच्छा अब हो क्या रहा है बेटा, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये इनपुट N1 N2। इनपुट के लिए ये वाले बॉक्स होते हैं, कैलकुलेशन के लिए बेटा ये वाला बॉक्स होता है, और इसी तरह से आउटपुट के लिए भी ये बॉक्स होता है। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स होता है। जब भी आप इनपुट और आउटपुट करोगे सो आपने ये यूज करना है, ठीक है। आपके पास हमने असल में क्लास चेंज की है, चलिए। अच्छा अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वी हैव start और stop box, we have input and output box, then we have बेटा rectangle box। ये जो rectangle box होता है ये यूज होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो गया, ये इनिशियलाइजेशन हो गई। मैं कोई फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू x+1, सही है, तो ये भी क्या आ गया, ये भी इसमें आ जाएगा। फिर एक चीज होती है बेटा कॉल प्रोसीजर और फंक्शंस। ये कब यूज होता है बेटा, जब हमने कोई भी फंक्शन या प्रोसीजर को क्या करना होता है, कॉल करना होता है, ठीक है। अब प्रोसीजर फंक्शन क्या होता है ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा। फिर बेटा एक होता है डिसीजन मेकिंग। जब भी हमारे पास कोई कंडीशन होगी, जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ कि एज नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई ना, या डिसीजन मेकिंग हो रही है। कि अगर ग्रेटर देन है तो हम ये काम करेंगे, अगर ग्रेटर देन नहीं होगा तो हम ये काम करेंगे, सही है। एंड देन वी हैव डायरेक्शन लाइंस, जो कि फ्लो लाइंस भी कहलाती हैं। कि अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो या बॉटम से टॉप की तरफ जाना है तो आप एरोस को यूज करें, ठीक है। चलिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप ट्रेस करते हो। बेटा सबसे पहले जो बात होगी वो ये होगी कि आपने ये याद रखना है कि इनपुट डाटा की जब बात कर रहे हैं, so these are input data 4 5 7 6 3 और 2। ये आपके पास क्या कहलाता है बेटा, इनपुट डाटा कहलाता है। अब इनपुट डाटा अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट डाटा N1 और N2। अगर एक दिया हुआ होता है यहाँ पर सिर्फ नम, तो ये नम की वैल्यूज कहलाती है। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या दिया हुआ है, N1 और N2 दिया हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू N1 की है और सेकंड वाली वैल्यू किसकी है बेटा, N2 की है। फिर इसी तरह से ये N1 की है, ये N2 की है, फिर ये N1 की है और ये N2 की है, ओके। तो सबसे पहले पहले देख लें, फिर आराम से इसे कॉपी कर लीजिएगा, मसला नहीं है। तो बेटा सबसे पहले चलेगी लाइन नंबर 1, N1 और N2। N1 की वैल्यू बेटा क्या हो गई 4 और N2 की वैल्यू क्या हो गई 5। इनको बेटा क्या कर लिया आपने, नेक्स्ट लाइन के ऊपर ऐड कर लिया। तो N1 क्या है बेटा 4 और N2 क्या है बेटा हमारे पास 5। तो 4 + 5 क्या बना बेटा 9। तो सम के अंदर क्या चला गया, 9 चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास सम में क्या आ गया बेटा, 9 आ गया। ये 4 है। ये आ गया 9, सही है। अब उसके बाद बेटा जो सम की वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या लिखी हुई आ जाएगी, आउटपुट पे लिखी आएगी। अच्छा आउटपुट हमेशा जो है वो नेक्स्ट लाइन में आप करते हैं, तो यहाँ पर आपने आउटपुट कर दिया। अब जब इसको दोबारा से आप ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप इन आउटपुट नेक्स्ट लाइन में करते हैं। ये रूल्स हैं, ये कुछ इनके पास पेपर्स में इसी तरह से किया है। इसके वैसे नंबर नहीं होते हैं, बट रिकमेंडेड होता है कि आप नेक्स्ट लाइन पे करें। हाँ ये जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा इसके साथ क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, वैसे तो टेक्निकली ये क्या हो गया, कोड कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रीड इट 3 टाइम्स या ट्रेस फ्लो चार्ट
3 टाइम्स। तो बेटा ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। अभी 1 टाइम कर लिया हमने। सेकंड टाइम पर आ जाइए। सेकंड टाइम पे बेटा वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास? 7 और 6। तो व्हाट वी हैव टू डू बेटा जी, नंबर 1 की वैल्यू 7 हो गई और नंबर 2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 6 हो गई। लिखने में मिस्टेक हो गई बेटा, आएगा 9 ही यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो सम की वैल्यू वही आउटपुट आएगी ना यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए। n1 7 है और n2 क्या 6 है। दोनों को ऐड करते हैं बेटा, क्या बना? 13। सही है। और यही वैल्यू आपकी बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पर? आउटपुट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि 3 टाइम्स इन्होंने कहा ट्रेस करने को। अब आप क्या करेंगे? 3 और 2। 3 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। 3 और 2 बेटा क्या बन गया हमारे पास? 5 बन गए। और यही हमारे पास बेटा क्या हो जाएंगे? आउटपुट हो जाएंगे। क्लियर हो गई सर बात यहाँ तक? तो हमारे पास n1 n2 दोनों की वैल्यूज थी, हमने इसको सम किया और इसको क्या कर लिया? आउटपुट कर लिया। ओके। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जरा मुझे बता दें, हमना, अली अब्दुल्ला, हिबा, मुजम्मिल, रोहान, समन, नबील, इज देयर एनी इशू? अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दें, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यूज में आप लोगों से ट्रेस करवाऊंगा। ओके। ये अभी क्योंकि आसान आसान से है ना, तो अभी पहले बेसिक से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो अपना डिफिकल्टी लेवल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक हो गई बात? चले अब आज की क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसकी प्रैक्टिस हमने करनी है और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।